अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि तकरीबन सज्जाद साहब, मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि यही तमाम लोग हैं जो नेक्स्ट सेशन में लेवल 2 में, या लोग वेरी करते हैं? जी यही है मैम। मुझे जी जी, यही है, यही तमाम सेम है। पर्सन नेक्स्ट ठीक है, सेशन में भी होंगे। चलो ठीक है। देखिए, ये चीजें अगर जहन में होंगी तो आपके लिए आगे का करना आसान हो जाएगा। तो आपको टाइम फ्रेम अच्छा मिलेगा, तो अगर आप तो आप कोशिश कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोर्स की फीस जो है ना, आपको वक्त में। जी जी, प्लीज, कोई कुछ कह रहे हैं? ठीक है, आप लोग सिर्फ एक 10 मिनट का ब्रेक लें। हम पूरे 12 बजे दोबारा आ रहे हैं। आपने लॉग इन ही रहना है, बंद नहीं करना है, आपने लॉग इन ही रहना है। जी सर, जाकर देते 10 मिनट का ब्रेक, इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं। जी ले लें मैम प्लीज़। ठीक है, 12 बजे हम दोबारा आ रहे हैं। लॉग इन ही रहिएगा, जाइएगा नहीं।
जी क्लास कंटिन्यू करें। जी जी श्योर। जी बिल्कुल शुरू कीजिए। जी अच्छा, हम चौथे फंक्शन पर आ रहे हैं, फोरकास्टिंग थ्रू इफ एंड नेस्टेड इफ ना। शायद आप लोगों ने इस पे काम किया हुआ हो, इफ और नेस्टेड इफ पे। पावर क्यूरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे फंक्शन हम यूज नहीं करते और फंक्शन के बाहर ही वहाँ काम हो जाता है हमारा। लेकिन हम सिंपल एक्सेल में अगर हम रहते हैं तो हमें इफ और नेस्टेड इफ यूज करना होता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इफ और नेस्टेड इफ को यूज। हम लड़कियों से जब अल्टरनेट की तरफ जाते हैं ना, तो जब जाते हैं हम लड़कियों से, तो देखो पहले अच्छा जनाब, अब जो है फोरकास्टिंग थ्रू नेस्टेड इफ फंक्शन नंबर 4, इफ लॉजिकल कंडीशनिंग फंक्शन है ये, ज्यादातर हो सकता आता हो ये फंक्शन। इसकी शीट नंबर 1 है इफ। ये हमारे पास स्टार्ट गेट है और ये हमारी सेल्स है। हमने फ्यूचर में सोचा है कि हमारी टारगेटेड वैल्यूज ये होंगी और हमारी टारगेटेड सेल्स जो है वो ये होंगी। ऐसे में हमारे पास जो अगर सेल्स ये बंदा, अब ये टारगेटेड सेल्स हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो हमारा सेल्स पर्सन होगा उसकी हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे हम उसके टारगेटेड सेल्स निकाल रहे होंगे, उसके टारगेट जो है टारगेटेड टारगेट निकाल रहे होंगे, सेल्स निकाल रहे होंगे, किसकी बेसिस पे, उसके हिस्टोरिकल बेसिस पे। रिमार्क्स देना चाह रहे हैं हम कि इसने वो अचीव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर को देखते हुए, और उसका हम कितने लोगों को हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ऐसी सिचुएशन में, और हमारे पर क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, हमें निकालना है। तो हम पहले हम अचीव देखते हैं कि किस पे अचीव्ड है और किस पे नहीं, ओके नॉट ओके। इफ कंडीशन यूज करने जा रहे हैं हम, इक्वल साइन इफ जो है इसमें पहले सबसे पहले होता है लॉजिकल टेस्ट, ट्रू फॉल्स पे चलता है हमारे पास। अब ये भी लार्ज ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये दो भी कंडीशन में इसके टोटल 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट नंबर 1 जो होता है वो लॉजिकल टेस्टिंग होता है। लॉजिकल टेस्टिंग में भी फंक्शन अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो ट्रू या फॉल्स देगा। इफ कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर जाती है तो क्या, अगर ऐसा नहीं तो क्या आपको दिखाना है, वो आपने इसमें लिखना। मैंने कहा जहां मेरी सेल्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाए किसके, टारगेटेड सेल्स के, तो क्या दे वो लिखकर ओके। ये अगर आपने नहीं भी देना चाह रहे आर्गुमेंट दूसरा तो ना दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर प्रेस कर दें, ये तो ओके। लेकिन बाकी हम देखते हैं कि जो जिसमें हमें नहीं देना था आर्गुमेंट्स उसमें वो कुछ नहीं दे रहा, वो 0 दिखा रहा है। ठीक है, आप उसको नॉट ओके जो भी देना चाह रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाए, कोई बताएगा? ये इन्वर्टेड कॉमास लगाया मैंने और ओके लिखा है ताकि उस सेल में लफ्ज ओके लिखा हुआ आ जाए। ताकि हवा है। हाँ तो क्यों ओके, ये बात तो ठीक है। जब ओके लगवा रहे हैं तो ओके क्या है, हमारा टेक्स्ट है। जब भी हम किसी लैंग्वेज में या किसी फॉर्मूले में हमें टेक्स्ट को प्रिंट करवाना होता है तो हम वहाँ पे इन्वर्ट कॉमास यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने ध्यान में बिठा लें अच्छी तरह के। फंक्शन में जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे, उस टेक्स्ट को एज अ आउटपुट प्रिंट करवाना है तो वो आप क्या करेंगे, उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, डन हो गया हमारा। हमने क्या करा, इफ जहां मेरी सेल्स का C2 ग्रेटर देन टू हो जाए किसके, टारगेट के, तो ओके बंदा, अदरवाइज कॉमा क्या लिख रही हूँ मैं, नॉट ओके। तो अब मैंने कहा भाई इतना जो बंदा है वो मेरा सेल्स आगे फ्यूचर में कर सकता है बेहतर और इतना नहीं कर सकता। कि मैंने भी फॉर्मों में जॉब की तो हम लोगों का पूरा जो किसी जमाने में पिशावर का जो रीजन था उसकी सेल्स बड़ी खराब हो रही थी, तो उसी तरह से हम उनको फाइंड आउट किया कि क्या है फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास कि हम इसी बेसिस पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये लोग अगर अच्छे सेल्स कर देते हैं तो हमें फ्यूचर में कितने इंसेंटिव देखें, हम करंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं कि काम। अभी सेल्स हुई है, आप देखना चाह रहे हैं कि किसने बेहतर की किसने नहीं की, आप फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, आपके हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे आपका फ्यूचर का रिकॉर्ड निकल रहा है, तो फ्यूचर सेल्स आप फोरकास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर सेल्स है या फोरकास्टेड सेल्स, तो ऐसे सूरत में आपको
ये कैलकुलेट करना है कि मेरे फ्यूचर में क्या एक्सपेंस इन्वॉल्व हो जाएंगे एम्प्लॉय के ऊपर, हर एम्प्लॉय पर मुझे टोटल क्या कॉस्ट इन्वॉल्व। मैंने कहा कि इतने इसकी सेल्स का इतने परसेंट, कितना परसेंट, 0.05, यानी 5% जो है मैं हर एम्प्लॉय को, अगर उसकी सेल्स टारगेट से ग्रेटर है या इक्वल है, 5% उसको इंसेंटिव देना होगा। तो ऐसी सूरत में मुझे टोटल सेल्स का कितना जो है एक्सपेंस जो है मेरा इंसेंटिव जाएगा। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंस होते हैं ना हमारे बैलेंस शीट में, हम एक्सपेंस पर लिखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर कि कितना परसेंट, 5%। तो मेरा फंक्शन देखिएगा, फंक्शन में मैंने क्या कहा है कि C2 जहां मेरी ग्रेटर देन इक्वल्स होती, कौन सी, सेल्स मेरी, जी बोले, सेल्स जहां मेरी, प्लीज म्यूट कर देना माइक। अच्छा, लोगों से रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग अपने माइक म्यूट कर दें, जहां क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ वहां पर म्यूट करें। तमाम लोग प्लीज अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। देखिए, अब जो है मैंने एफ जहां मेरी C2 यानी सेल्स जो है मेरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी इसके टारगेट के, तो क्या करें, सेल्स को कितने से मल्टीप्लाई करें, आपके 5% से। 5% का मतलब है 0.05, अदरवाइज उसको 0 देना है। तो प्रिंट होकर कितनी चीज आएगी आपके पास, ये आ जाएगी। ठीक है, जहां पे आपके पास सेल्स आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू होगी टारगेट के, तो 5% कैलकुलेट करके दे देगा, अदरवाइज वो 0 मार्क कर देगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। जो लोग पीसी पे काम कर रहे हैं ना, तो प्लीज उसको डिलीट कर करके ना खुद अप्लाई करके देखें। मोबाइल पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन ही होगा। ये छोटा सा मोबाइल पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एफ सेल्स में जहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है टारगेट के, तो क्या कैलकुलेट कर दे, कॉमा, सेल्स का कितना परसेंट मल्टीप्लाई कर दिया, 0.05। अच्छा, एक कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे 5% ना लिखें, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से वर्जन में मौजूद है। बाद तो वो 5% पे कैलकुलेट कर देगा, बायस पे वो एरर दिखाता है। तो प्रैक्टिस में रखेंगे 5% का मतलब क्या हो गया, 0.055, तो आप डायरेक्ट वो लिखें, कॉमा, अदरवाइज क्या करते हैं, 0 प्रिंट कर दे, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करा, और ये मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। इस बहुत आसान है, नॉर्मली सबको आता है, लेकिन मैं एक दफा करके बताया ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारे नेस्टेड इफ की, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा नेस्टेड? ये तो आप लोग शुक्र करें ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, जो फिजिकल सेशन देते हैं उनका लाजमी में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट रखते हैं। तो प्री टेस्ट में क्वेश्चन होता है कि नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या है, जी कोई बताएगा? नहीं पता। नेस्टेड, जी जी, चलिए मैं बता देती हूँ। अच्छा, खामोशी का मतलब होता है नहीं पता। नेस्टेड इफ का मतलब है जब इसके अंदर हम इसकी कमांड यूज करते हैं, इसके अंदर हमने कितने इफ यूज किए हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 दफे इफ की कंडीशन अप्लाई की। जब इफ में हम मल्टीपल इफ की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। इस नेस्टेड इफ की ऑल्टरनेट में एक फॉर्मूला 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इफ एस इसका फॉर्मूला आया था, क्योंकि मैं 2021 की वर्जन में मौजूद हूँ, तो मैंने क्या किया है, इफ एस का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, मैं सिंपल इफ ही समझा रही हूँ, इफ एस को छोड़ दें आप, मुझे ज्यादातर लोग जो होंगे, मुझे पता है 16 में, लोग कुछ 13 में भी काम कर रहे हैं इस वक्त। तो वहाँ यहाँ जो है आपके पास, ये देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही दफा इफ एस लगा है, बाकी कहीं भी आपको इफ नजर नहीं आ रहा। तो जिसको इफ नेस्टेड इफ अप्लाई करना आ जाएगा, उसको इफ एस भी समझ में आ जाएगा। असल चीज इसके लॉजिक को समझना, क्योंकि कंडीशनल लॉजिकल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब इसके फॉर्मूले की थीम को समझते हैं कि क्या है। मैंने कहा अगर A1 की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए हो, तो कहाँ इन्वेस्ट करूं मैं? अगर मेरा टोटल फ्यूचर फोरकास्टेड प्रॉफिट जो आ रहा है मेरा, या मेरी जो फ्यूचर फोरकास्टेड सेविंग आ रही है, वो मेरी कितनी आ रही है, 50,000, 5 मिलियन आ रही है, तो कहाँ मैं इन्वेस्ट कर दूं, रियल एस्टेट में। ठीक है, अगर मेरी फोरकास्टेड
फोरकास्टेड जो सेविंग आ रही है वो 3 मिलियन आ रही है, 30 lakhs आ रही है, तो कहाँ इन्वेस्ट कर दूं? टीवीएस में कर दूं। 30 लाख में तो कोई अच्छी चीज नहीं मिल सकती ना मार्केट में, रियल एस्टेट में। मेरी प्रायोरिटी में रियल एस्टेट होती है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं टीवीएस में लगा दूं, म्यूचुअल फंड्स में लगा दूं। अगर मेरी सेविंग जो है वो 1 मिलियन आ रही है, तो मैं कहाँ लगा दूं? स्टॉक एक्सचेंज में लगा दूं, वरना क्या कर दूं? मैं गोल्ड परचेज कर लूं। मेरी लास्ट प्रायोरिटी में गोल्ड होता है, मुझे गोल्ड इतना कन्वीनियंट चीज नहीं लगती, अच्छा ही लगता है। तो ये है आपकी कंडीशनल लॉजिक, मल्टीपल कंडीशन आप लगा रहे हैं, इसको कहते हैं हम नेस्टेड इफ। इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कैसे अप्लाई किया जाता है मैं यहाँ करके बता रही हूँ आपको। इक्वल साइन इफ, इफ इफ दिस सेल्स वैल्यू, अब यहाँ समझ ले कोई वैल्यू नहीं है, मैंने अभी 20 भी नहीं पढ़ी। ये सेल वैल्यू जो है आपकी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाए कितने के? 50,000, 50 lakhs के, तो कहाँ क्या करते हैं? स्टेट्स में कॉमा कॉमा, मैं दोबारा थ्री लगा रही हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा दो दफा लगती है। देखिए मैंने यहाँ पे दो दफा गलती से इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, तो यहाँ इफ आ नहीं रहा। इफ क्या हो जाए अगर इस सेल की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू कितने के? 30 lakhs के, तो इसमें क्या इन्वेस्ट कर दूं? मैं कहाँ लगा दूं? इन्वेस्ट इन टीवीएस कर देंगे, फॉर एग्जांपल टीवीएस। फिर मैंने लगाया कॉमा, मैंने कहा इफ, आपकी मर्जी, आप 10 कंडीशंस लगाएं, 2 लगाएं, 1 लगाएं, आपकी मर्जी, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जमहूरियत है, जो करें। इफ इसकी वैल्यू इसकी कितने से हो जाए ग्रेटर? 10 लाख से, तो क्या कर दें? आप इन्वेस्ट कर दें, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड पे। गोल्ड अच्छा, अदरवाइज क्या कर दें? कुछ नहीं करना, पड़ा रहने देना पैसे। क्या हो रही है? ठीक है। अच्छा देखिए उसने मुझे एरर दिखाई दी, एरर इसमें दिखाई दी कि मैंने लास्ट में एक ब्रैकेट डाला। अब मुझे डालने थे, क्यों डालने थे? 1 3, मैंने एक ब्रैकेट डाल के एंटर प्रेस किया, उसने मुझे एरर दिखाई और करेक्शन कर दिया। अच्छा बाद जो ओल्ड वर्जन है उसमें करेक्शन नहीं करता, वो एरर ही दिखाता है। तो आप उसको 3 ब्रैकेट देंगे, हर ब्रैकेट की स्टार्ट करिए, ब्लैक ब्लैक से मैच करेगा, या रेड रेड से, और पर्पल पर्पल से करेगा। मेरा ब्रैकेट पहले क्लोज, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ 0 दिखा रहा है, क्योंकि क्यों दिखा रहा है? मैंने यहाँ पे शायद फीलर डाल दिया, तो 20 2 लग गया। मैं एक और 0 लगा देती हूँ। तो क्या करें? इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन टी-बिल्स, ठीक है, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इफ तो मैं कहती हूँ कि ऐसा फॉर्मूला है, और नेस्टेड इफ ऐसा फॉर्मूला है जो किसी डिपार्टमेंट की जान नहीं छोड़ता, चाहे वो सेल्स हो, एचआर हो। जब मेरा ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो एचआर का है, मुझे पता है कि मैं कितनी मुझे जरूरत पड़ती थी इस फॉर्म में। मार्केटिंग सेल्स वाले की जान नहीं छोड़ता है इसका फॉर्म। ये हमारा इफ और नेस्टेड इफ था। बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस में आप लोग और देख सकते हैं कि ये मैंने शीट एक्स्ट्रा छोड़ दी थी, ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन मैंने भी रखी है। एंड का फंक्शन क्या करते हैं इसको समझ लीजिएगा कि हम इसके अंदर एक और फंक्शन यूज करते हैं, और क्या करता है? अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन होगी तो ये कर दे। मैंने कहा इफ, और इसके अंदर और अप्लाई किया जहां मेरी P2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके? 70,000 के, और R2 जो है मेरी इक्वल ऑफ गुड के, तो क्या प्रिंट कर दे? प्रमोटेड, अदरवाइज नॉट प्रमोटेड।
अभी तक तो हम एक ही लॉजिकल टेस्टिंग कर रहे थे ना, हमारी लॉजिकल टेस्टिंग अभी एक ही थी कि सेल्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट के। इस सिचुएशन में मतलब जहां तक अरमान जो है वो वेटिंग पर है, तो आप क्या करते हैं, चलिए P2 मेरा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70,000 के, और मेरी जो रिमार्क जो मैंने दिए हुए हायर्स तो गुड परफॉर्मेंसेस के, तो और गुड हो तो क्या कर दे, इसको प्रमोट कर दे, अदरवाइज नहीं करे। ठीक है, कंडीशन में ट्रू हो जाए ना, या तो उसका टारगेट ज्यादा हो या रिमार्क ज्यादा हो, तो उसको प्रमोट कर दे। और एंड कब करेंगे, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। देखिए इस केस में क्या यूज किया हुआ है, दोनों, और क्या किया हुआ है, एक। ये मेरे पास और का फंक्शन है, और के साथ है, और ये मेरे साथ एंड के साथ, ये एंड उसके आते हैं और यहाँ पे भी, और ये दोनों में और कर लिया। अच्छा, यहाँ पे भी और करा, वहां पे भी। अब इसको मैं एंड के साथ अप्लाई करके दिखा दूँ, मैं यहाँ पे एंड लिख रही हूँ, अब देखिए क्या फर्क है, ये नॉट प्रमोटेड हो गया। ठीक है, चेंज हो गया आपका क्राइटेरिया। ठीक है, आप कम प्रमोट हो रहे हैं। अब क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हो गया ना कि ये भी हो और वो भी हो, दोनों चीजें हो तो प्रमोट होगा, और में दोनों में से कोई एक भी होगा तो प्रमोट हो जाएगा। तो असल जो ज्यादा यूज होता है वो नेस्टेड इफ यूज होता है या इफ यूज हो रहा है फोरकास्टिंग के लिए। अगर आपने स्कोर अच्छी तरीके से करना है तो और क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ के साथ आप और एंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लोज कर रही हूँ, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछते हैं। अच्छा, मैं ये यूज कर रही हूँ मोड मेड मीडियन, सबको याद होगा ये क्या कहलाते हैं आपके, मोड मेड मीडियन क्या है, ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, ये बताएगा। मोड मेड मीडियन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं ये। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, और स्टैटिस्टिकल फंक्शन में ये कहलाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के फंक्शन। सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं हम, हमारे पास आधा 40 मिनट है, प्लीज तेजी से बताइएगा, सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं हम। डेटा का जो इस set- डेटा का कुछ जी पॉइंट है जी उसकी असेसमेंट, डेटा की फ्रीक्वेंसी का जी जी सेंटर कहाँ आ रहा है। जी, सेंटर का आपके डेटा की जो मीन वैल्यू होती है वो कहाँ पर है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 तरह के इसको फंक्शन है आपके पास। मीन के लिए हम यूज करते हैं एवरेज, आप इस टेस्ट में जहां भी पढ़ेंगे वो मीन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए फंक्शन यूज होता है एवरेज, बहुत आसान है, मैं करके नहीं बताऊंगी। मीडियन के लिए मीडियन के फंक्शन यूज हो रहा है, मोड के लिए मोड का। लेकिन मोड में प्रॉब्लम होती है, अब इसके पीछे और कहानी, कहाँ मीन यूज होता है, कहाँ मीडियन, कहाँ मोड, हम इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि खुद पढ़िएगा कि कहाँ पे किस तरह का डेटा होगा। यहाँ पर जो हमारे पास जो डेटा है वो अनग्रुप्ड है, आपको ये भी, इसकी थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा नहीं डिफाइन करूंगी। आप अगर सिंपल नॉन स्टैटिस्टिकल बंदे हैं, स्टैटिस्टिक्स ज्यादा नहीं पढ़ी है, तो प्लीज मोड नहीं कीजिए, कभी मोड यूज नहीं कीजिएगा। प्रेफर कीजिएगा कि आप एवरेज यूज करें या आप मीडियन यूज करें अपनी सेंटर वैल्यू को उठाने के लिए। सेंटर वैल्यू का मतलब क्या है कि स्केल आपका 0 से लेकर अगर 10 तक है तो आपकी बीच की वैल्यू क्या होगी, 5 5। 0 से 10 0 से 10 पे क्या होगी, 5.5 होगी। 5.5 होनी चाहिए ना। ठीक है, तो 5.5। तो यहाँ पर जो है आप मोड को अवॉइड करेंगे। वजह क्या होती है कि ये जो मोड का फंक्शन है ये आपको बताता है कि देखिए मोड कितना डिफर कर गया, 43 और 45 तो नियरेस्ट वैल्यू है ना, 25 तो बहुत गलत वैल्यू आ जाती है। यहाँ जो मोड का फंक्शन है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा जो होता है, जो अनग्रुप डेटा होता है उसके अंदर जो मोस्ट अक्यूरेंस वैल्यू होती है, जैसे ये फिगर 3 दफा आ रही है, 4 दफा आ रही है, उसको ये मोड कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि जब भी आप सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, आप फॉरकास्ट करें कि फ्यूचर में हमारी एग्रीगेट वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो वो सॉरी आपकी जो है मीन वैल्यू क्या हो सकती है, तो कुछ सूरत में आप मीन यूज करें, सॉरी एवरेज यूज करेंगे या मीडियन यूज करें, कोड यूज नहीं कीजिएगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि एक्सेल के अंदर ये आपको करेक्ट वैल्यू नहीं देगा उस सूरत में अगर आपकी कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो। ठीक है, अगर
अगर ये रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होगी ना तो वहां इतना इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता। Is equal to mean zero. देखिए अब एकदम इसकी वैल्यू चेंज हुई, अभी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अगर आपकी रिपीटेटिव वैल्यू है तो वहां पर एरर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई रिपीटेटिव वैल्यू इतना सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप डेटा पे काम कर रहे हैं तो शॉर्ट ये है कि अभी 2 फंक्शन यूज कर ले, इतनी मीडियन यूज ना करें। आगे जो फंक्शन थोड़ा आसान फंक्शन है, शुरू में नॉर्मली मुश्किल फंक्शन करवाती हूँ, मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन। आप फॉरकास्ट करने जा रहे हैं कि हिस्टोरिकल डेटा पे की बेसिस पे कि आप फ्यूचर में मिनिमम कितनी सेल्स कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी सेल्स कर सकते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम का फंक्शन जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है, आपको मिनिमम वैल्यू उठा के देगा, मैक्सिमम मैक्सिमम देगा। हो सकता है काफी लोगों को आता हो, हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको करने की कोशिश करते हैं। एरे फंक्शन का मैंने नाम दिया था, एरे फंक्शन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर की बेसिस के ऊपर। अब इसको अप्लाई कैसे करना होता है, देखिए ये फॉर एग्जांपल 2019 के लिए, ये है 20 के लिए, इंडिया का डेटा उठाया है देखिए वेबसाइट से मैंने, तो सारे हिंदुओं के नाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है सेल्स का है, मैंने इसका निकाला कि भाई 2020 से मैंने क्या करा, 20 में से माइनस कर दिया किसको, 19 को, तो मेरा चेंज आ गया। क्या इतनी ग्रोथ हुई, मेरी सेल्स में इतनी ग्रोथ होती हुई नजर आई है 19 से 20। फिर मैंने इस पे निकाला है मैक्सिमम, के मैक्सिमम सेल्स कितनी हो रही है और इक्वल साइन मिनिमम, मिनिमम का फॉर्मूला लगाया तो ये मुझे मिनिमम सेल्स उठा के दे देगा। ठीक है, तो मिनिमम सेल्स कितनी हुई और मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है वो उठा के दे देगी। मैं चाह रही हूँ एक क्लिक के ऊपर ही काम करना, कि क्या करें, इन दोनों का ये डिफरेंस भी निकाल दें और निकालने के बाद क्या करें, इसका मिनिमम या मैक्सिमम वो भी निकाल दें। तो ये देखिए यहाँ पे एक एरे फॉर्मूला लगा हुआ है। नॉर्मली क्या मैं ऐसा पॉसिबल है कि मैं इक्वल साइन करूं और इस 20,000 में से मैं क्या करूं, 20,000 की सेल में से 2020 की सेल में से मैं माइनस कर दूं इसको। ये देखिए इसने क्या किया, ये नीचे हर को दिखा रहा है। अगर आप नॉर्मली करेंगे ना तो इस तरह से आपको आगे तक करेगा। और आपके पास हो सकता है 2021 की वर्जन में मौजूद हो तो ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, चीजों को अच्छा करके दिखाता है। अगर आप 13 वगैरह में यूज करते हैं तो वहां एरर आ सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए आउटपुट जो है ना, एरर वगैरह ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से वर्जन में मौजूद है, आप कॉपीड में या लाइसेंस में। माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी फ्री नहीं देता, सब आपके पास पेड होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको मैं 1 क्लिक पे करना चाह रही हूँ। मैंने कहा इक्वल साइन मैक्सिमम मैक्सिमम और मैंने सेलेक्ट किया 2020 माइनस 2019 और मैंने किया ब्रैकेट क्लोज। ये अपने पास पॉइंट नोट कर ले। जब इसको एरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास देखिए डायरेक्ट मेरे पास काम हो गया एक ही सेल में। मुझे यानी ये जो चेंज वाला था ना ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो डायरेक्टली मैक्सिमम चाहिए। मेरा काम था कि मुझे 20 में से 19 की सेल को माइनस करना था और उसमें से फिर मैक्सिमम सेल्स को उठाना। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने एक सेल के अंदर सारा काम कर दिया। ठीक है, आप बस आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना। इसी तरह से आप लार्ज के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, स्मॉल के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम आते हैं, रैंक रैंक इसको छोड़ दें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, फॉरकास्टिंग में यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। मैं अपने मॉड्यूल 3 की तरफ आ रही हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ ले। आधा घंटा तकरीबन हमारे पास मौजूद है और आधा घंटा ही लेगा, ये काम इतना ज्यादा लेंथी नहीं है हमारे पास, ब्रेक इवन थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन तो पूछ ले। मॉड्यूल नंबर 3 आपके पास है और इसमें हमारे पास दो चीजों हम करेंगे। एक हम पिवट टेबल को यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली क्यों बनाया जा रहा होता है, स्टैट्स किसी ने पढ़े तो
डाटा को किसी ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। ग्रुप फॉर्म में डेटा को ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अपने आपके पास एक तो पहला चार्ट है, इसके अंदर है एयर, उसका पॉपुलेशन है, उसका मैंने बनाया हुआ है चेंज। यानी चेंज कैसे निकाला, पहला तो ऐसे ही उतार दिया लिख दिया, और दूसरे के अंदर हमने क्या करा कि दूसरे में तो मैंने ऐसे ही लिखा है, पहले इसी तरह लिख दिया। अच्छा, ये मैंने क्या करा है कि B2 माइनस B1 C2 माइनस B2 इस तरह करके इसका चेंज निकाल दिया पॉपुलेशन। ये हमारा एयर है, ये हमारा पॉपुलेशन है, ये हमारा इसका चेंज आ गया। मैं इसका बनाने जा रही हूँ पिवट टेबल। देखिए पिवट बनाने के लिए आप जब भी ख्याल रखें, जब भी पिवट बनाए तो पिवट बनाने से पहले इसको एक्सेल टेबल में जरूर करें। ये एक्सेल टेबल में कैसे पता चला, यहाँ ऊपर देखिए मेरे पास लिखा हुआ है टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन मैं अभी देखिए इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, इसमें कन्वर्ट टू रेंज, और इसको मैंने कर दिया यस। अब ये मेरे टेबल से बाहर आ गया है। एक्सेल टेबल एक्चुअली बहुत इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं इसे आपको क्रिएट करना बताऊंगी उसकी, और क्या यूजिबिलिटी है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, क्या पर्पसेस हैं, कहाँ कहाँ इम्प्लाई उसके जो है आगे इस्तेमाल होते हैं, यानी कौन सी चीजें इस पे बेस करती है। समझ लीजिए पावर बीआई के सारे फीचर्स एक्सेल टेबल पे बेस करते हैं। अगर एक्सेल टेबल में डेटा नहीं है वो नहीं चलेगा। यहाँ मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पर आई हूँ। इंसर्ट पे आने के बाद थर्ड ऑप्शन है टेबल। माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो अपने लेफ्ट हैंड पे रखते हैं, अंग्रेज है उल्टा काम उल्टे हाथ से चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट फीचर है। तो मैंने पे क्लिक करा और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये एक्सेल टेबल में चला गया। तो क्या है, टेबल डिजाइन आ गई यहाँ पे आपके पास। ठीक है, इस टेबल डिजाइन में इसमें स्लाइडर्स वगैरह बहुत सी चीजें हैं, आपको नहीं ये टाइम कि मैं काम कर रहा हूँ आपको ये चीजें, कोर्स का पार्ट है। तो हमने इसको एक्सेल टेबल में चेंज कर दिया। मैं आपको सीधी बात बताती हूँ आपको, इस एक्सेल टेबल में करने का फायदा क्या है कि जब मैं इस डेटा में कोई भी चेंजेस करूंगी एंड में देखिए मैं यहाँ में गई हूँ, यहाँ जाकर मैंने लास्ट रॉ में ये मैंने क्लिक करा, और जब मैं टैब का बटन दबाऊंगी तो क्या कर रहा है, अपने डेटा को एक्सटेंड कर रहा है। क्या कर दिया, डेटा एक्सटेंड हो रहा है, मेरा टेबल एक्सटेंड हो रहा है ना। तो मैं जो भी चेंजेस में लास्ट में एंट्रीज करती जाऊंगी, मेरा पिवट क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सेल टेबल है। अगर किसी को नहीं समझ में आया ना एक्सेल टेबल तो उसको छोड़ दे, इससे इस टेबल से अब पिवट टेबल कैसे बनेगा हमको देखते हैं। अपने टेबल में मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पर आई हूँ। इंसर्ट में पहला ऑप्शन आता है पिवट टेबल, इस पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, बस आपका पिवट बन गया। अब आपने एयर पे चेक लगा दिया, पॉपुलेशन पे चेक लगा दिया, और चेंज पे चेक लगा दिया। चेक लगाने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सबका सम दिखा रहा है। सम क्यों दिखा रहा है कि इसने एयर को भी क्या करा है, एज अ नंबर ट्रीट करा है, क्योंकि नंबर है तो उसने इसको एज अ नंबर ट्रीट करा है, और इसको किसमें रख दिया, वैल्यूज में। पिवट टेबल में 4 फील्ड्स आती है, एक होता है फिल्टर, कॉलम, रॉज एंड वैल्यूज। जो भी चीज आप रॉ में रखेंगे वो उसको एक रॉ में, एक मल्टीपल रॉ में ले जाएगा, उसका कॉलम एक ही रहेगा, लेकिन ईच टाइम उसका रॉ चेंज होगा। दोबारा सुनिएगा, जो भी चीज में, जो भी फील्ड नेम मैं रॉ में रखूंगी उसका ईच टाइम रॉ चेंज होगा। जो भी फील्ड नेम मैं कॉलम में रख दूंगी उसका ईच टाइम कॉलम चेंज होगा, रॉ एक ही रहेगा। तो आपने इस ईयर को रॉ में रखना है। तो अब आपके पास वही चीज आ गई डेटा में। तो मेरा पिवट बनाने का फायदा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मुझे इसको ये 5-5 सालों के हिसाब से डेटा दिखा दे, इसका स्लैब बना दे, 60 से लेके 64 से लेके 68, यानी 5-5 साल का रिकॉर्ड दिखा दे। ये इस फाइनेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्लैब बना दे। मैंने लोगों को मैनुअली बनाते हुए देखा है, बहुत मुश्किलों से बना रहे होते हैं। फाइनेंस के लोगों को देखा है, वो टैक्स के कोई हिसाब किताब कर रहे थे तो उसमें स्लैब बनाते हैं। बहुत आसान काम है। आपने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन, या राइट क्लिक करा हुआ है फील्ड पे, फर्स्ट वाले पे, और ग्रुप पे आपने क्लिक किया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही उठाएगा मिनिमम और मैक्सिमम मंथ ईयर। मिनिमम ईयर क्या था, 1960, और मैक्सिमम है 2024। मैंने कहा इसकी ग्रुपिंग कर दे, किस बेसिस पे कर दे, 5 ईयर के बेसिस पे। ओके किया तो इसने इसकी ग्रुप्स बना दी। ठीक है, अब आपने डेटा को फॉरकास्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी जो भी है।
तो आप इसकी ग्रुपिंग बनाने का सबसे फास्ट और इसी मेथड है पिवट टेबल। बहुत कम लोगों को ये चीज मालूम है कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसानी से बन जाती है। ये मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। अब मुझे इसका चार्ट बनाना है, मैं इंसर्ट में गई, उसका चार्ट मैंने बना दिया। लाइन बनाना पड़ेगा, लाइन चार्ट बना दिया। अच्छा, इस लाइन चार्ट बनाने से पहले एक और चीज, अब ये यहाँ तक चीज क्लियर है आई थिंक सो, कि मैंने इसकी को सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद इसकी ग्रुपिंग की 5 वेयर्स के ऊपर। अब यहाँ पर आ रहा है चेंज, सम ऑफ चेंज। अब चेंज जो है मुझे परसेंटेज में चाहिए। मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ये मेरा क्या बन गया, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बन गया। ठीक है, बहुत आसान और फास्ट मेथड है आपका कि आपने परसेंटेज चेंज देख लिया कि फ्यूचर में क्या हो सकती है। पॉपुलेशन हमारी इन सालों में, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा है, अगर फ्यूचर का भी सेम इसी पैटर्न पे बना सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका चार्ट बनाने जा रही हूँ। मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद आप चाहें तो पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। मैं इंसर्ट से जाकर बना रही हूँ। यहाँ मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और इसका मैंने लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट के अंदर देखिए, ये जो सम ऑफ चेंज है ये बहुत कम है, क्योंकि आपकी टोटल पॉपुलेशन से, तो ये आपको कहाँ दिखा रहा है, बिल्कुल बॉटम में दिखा रहा है। कोई बताएगा इसको, मुझे बॉटम से उठा के सेकेंडरी एक्सिस चार्ट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? डिजाइन पे मैं आई हूँ और डिजाइन पे आने के बाद चेंज चार्ट टाइप, यहाँ मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है सम ऑफ चेंज, सम ऑफ चेंज। इसके साथ ये लिखा हुआ है सेकेंडरी एक्सिस, इसको मैंने टिक लगा दी। जैसे ही मैंने इसको टिक लगा दिया तो इसने उसको उठा के यहाँ पर ऊपर लेकर आ गया कि चेंज जो है वो इस तरह से आ रहा है और मेरी पॉपुलेशन इस तरह से ग्रो कर रही है। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो गई। अब आपकी, आपको ये भी हटाने तो राइट क्लिक करके रिमूव ऑल इन वैल्यूज को आपने मिनिमाइज करना है, तो आपने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एक्सेस, फॉर्मेट एक्सेस में आके आपको डेसिमल यूनिट्स दिखाने, आपने दिखा दिया इसको मिलियंस। ठीक है, तो अब आपको मिलियंस पे दिखा, मैंने आपको बताया था चार्ट पे बड़ी खूबसूरती होती है कि यहाँ आपने क्लिक करा तो इससे रिलेटेड पैनल ओपन हो जाएगा। आपने इनकी लाइंस पे क्लिक करा तो फॉर्मेट डेटा सीरीज, तो फॉर्मेट डेटा सीरीज से रिलेटेड आपका जो है वो पैनल ओपन हो गया। जिस पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड पैनल। अभी मजीद हम चार्ट्स पे काम करेंगे। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था। इस पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले, मैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो कि टोटली फोरकास्टिंग से रिलेटेड है और बहुत ही फास्ट और इजी मेथड है। बेस करेगा आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बेस करेगा आपका लीनियर और ईएसटी के पर, जो आपका फोरकास्ट ईएसटी था उस पे बेस करेगा। ये एक एयरलाइन का रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल डेटा 2014 से लेके और सॉरी 9 से लेके 14 तक का, 15 तक का रिकॉर्ड है। ये डेटा है से था, ये भी डेटा मैंने जब यहाँ इस डेटा सेट पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया और कंट्रोल ए करने के बाद देखिए यहाँ भी एक्सेल टेबल बना हुआ है, टेबल लिखा है ना, है ना। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं आई हूँ डेटा, डेटा में आके फोरकास्ट शीट, फोरकास्ट शीट पे मैं क्लिक करूँ तो आपको क्या करके दे रहा है, एक चार्ट बनाकर दे रहा है। बड़ा प्यारा चार्ट है ये। अब इसको समझ लीजिए चार्ट है क्या चीज। अगर आप जल्दी में, आपको जल्दी से फोरकास्ट करके देना, अपने बॉस को डेटा या मैनेजमेंट को दिखाना, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपके फंक्शंस डिपेंड करते हैं लीनियर लाइन इक्वेशन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन जो फार्मूला थे, सॉरी आपके फोरकास्टिंग के जो फार्मूला थे उसको यूज करते हुए ये फोरकास्ट शीट का एक ऑप्शन, ये आपको ग्राफ दिखा रहा है। ये तो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक्चुअल वैल्यूज जो दिखा रही है, आपकी एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है। हिस्टोरिकल डेटा ये वो, बीच में आपको जो थिक लाइन नजर आ रही है ये फोरकास्ट वैल्यू है। ठीक है, फोरकास्ट, ये तीनों फोरकास्ट हुई है। एक होता है लोअर कॉन्फिडेंस और एक होता है अपर कॉन्फिडेंस। लोअर कॉन्फिडेंस और अपर कॉन्फिडेंस का मतलब बताएंगे आपको कोई? कौन सा बताएंगे? कौन सा है? यहाँ पे कुछ लोगों ने लीव कर दी जी। लोअर कॉन्फिडेंस 90%, 95% और
99% कॉन्फिडेंस इंटरवल रख के, कॉन्फिडेंस लेवल रख के एनालिसिस करते हैं? नहीं, उसको उर्दू में बताएं कि कॉन्फिडेंस लेवल से मतलब क्या है, कि 95 92 क्या है। आसिफ महमूद साहब, ये एक्चुअल वर्सेस आपने आगे फोरकास्ट की और उस पर मिनिमम मैक्सिमम की बात ही कर रहे हैं, यही समझ लग रही। आप भी सही है, सरपंच साहब ने बोला वो भी सही है, और फिर बताएगा। कोई एक देखिए, रिजल्ट, जब कोई रिजल्ट निकलता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या वो चांस की वजह से आया या डेटा की वजह से रिजल्ट आया। तो 90% का मतलब ये है कि 90% कॉन्फिडेंस है कि ये डेटा बिल्कुल, ड्रिवन क्या आप आंसर है। 90% कॉन्फिडेंट हैं कि डेटा की वैल्यू ये आएगी? अच्छा, कॉन्फिडेंस जो इंटरवल निकलता है वो आपके स्टैट्स में बाकायदा की कैलकुलेशन भी होती है। बाद आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपना खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स खुद वो बैठे होते हैं तो वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इतने कॉन्फिडेंट है, ये हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंट बाउंड जो होता है, एक्चुअली कॉन्फिडेंट बाउंड जो होता है वो आपका लोअर, अपर और एक अपर के डेटा की बेसिस पर दिखा रहा होगा। तो 3 लेवल है, फोरकास्ट, लोअर फोरकास्ट, बाउंड और अपर। अब यहाँ पर देखिए एक आता है फोरकास्ट एंड। आपको किस डेट तक का रिकॉर्ड चाहिए? ये उठाता है आपका डेटा से थोड़ा सा आगे का रिकॉर्ड उठा रहा है। मैंने कहा नहीं तो दिसंबर 2016 तक का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, मैं आप पे कैलेंडर से सिलेक्शन दे सकती हूँ। ये मेरे को 31 दिसंबर 2016 तक का दिखा दे, तो दिसंबर 2016 का आपका ग्राफ दे दिया। ठीक है, मुझे लाइन चार्ट चाहिए या बार चार्ट चाहिए, 2 चार्ट ये सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ये कर दिया। ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शंस में जाने के बाद इसमें आप इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेंज कर सकते हैं। ये तो सॉरी एंड पॉइंट था। अगर आप स्टार्ट पॉइंट भी कहीं और से लेना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि डेटा तो आपका एक्चुअली मौजूद कहाँ का है, किस डेट से वो उस पर बेस कर रहा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, जो भी कॉन्फिडेंस आप लेवल चेंज करना चाहें। देखिए ग्राफ जो वो नीचे आता जा रहा है, आपका चेंज होता जा रहा है। एक चीज होती है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी कि आपको लग रहा है कि 2 महीने जो है, 3 महीने सेल्स बहुत कम हो जाती है, ठीक है, बहुत कम हो जाती है 2 महीने के अंदर। वो 2 मंथ्स जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि मेरे 2 मंथ्स जो है ना यहाँ पर वो सीजनैलिटी वाले। ठीक है, तो देखिए आपके वो ग्राफ चेंज हो गया है। ऑटोमेटिकली कर ले तो बहुत अच्छा रहता है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है बस। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है इसमें मजीद और क्या क्या चीजें, एग्रीगेट चाहिए आपको, मैक्सिमम चाहिए, आपने मैक्सिमम कर दिया तो मैक्सिमम पे बना कर देगा आपको, मिनिमम करेंगे मिनिमम पे देगा, सम करेंगे सम करेगा। एग्रीगेट नॉर्मली यूज होता है, स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज होती है। और ये टाइम रेंज और टाइम वैल्यूज वही आपकी वैल्यूज उठा रहा है। क्रिएट, अच्छा ये है इंक्लूड फोरकास्ट स्टैटिस्टिक्स, आपने का करना है। और कोई टर्मिनोलॉजी थोड़ा मुश्किल होती है, मैंने चेक लगा दिया, इसको क्रिएट करते हैं। जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो देखिए हम एक नई शीट पर आ जाते हैं। एक न्यू शीट हमारे पास क्रिएट हो गई है। इसमें मेरे पास एक चार्ट भी आ गया, ये जो हमने इंक्लूडेड स्टैटिस्टिकल वैल्यूज जो हमने चेक लगाया था, ये वही है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, फॉर्च्यून की लैंग्वेज है। और बहरहाल फाइल स्टेट्स में इनकी वैल्यूज होती है, इनका क्या मतलब होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे कि कौन कौन सी एरर है, एरर के पर्पसेस क्या होते हैं। अच्छा, ये हम जो असल चीज है वो देख लेते हैं। हमारी कास्ट फोरकास्ट वैल्यू, ये देखिए ये फोरकास्ट दे रहा है लोअर कॉन्फिडेंस के साथ, ये है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के साथ, और ये है फोरकास्ट। ये जो फोरकास्ट निकालता है ना, ये निकालता है एक्चुअली इन दोनों का एवरेज जो होता है वही फोरकास्ट होता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इक्वल साइन एवरेज, एवरेज ऑफ दिस बोथ, ठीक है। तो ये देखिए ये एक्सेल टेबल में इस वजह से एरर दिखा, और एक्सेल टेबल के फॉर्मूला में हमने फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए आपके पास अप्रॉक्स वही वैल्यूज आ रही है, बल्कि वही आ रही है, अप्रॉक्स नहीं आ रही है, वही वैल्यूज आ रही है, उनका एवरेज। तो आपके लोअर और अपर के दरमियान के जो एवरेज वैल्यूज होती है वो फोरकास्ट में आती है। लोअर अपर फोरकास्ट और लोअर फोरकास्ट की 3 आ गया। यानी आपको कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जस्ट अपने डेटा को सिलेक्ट किया, फोरकास्ट वैल्यूज की आपको चार्ट भी मिल गया, आपको स्टैटिस्टिकल जो कुछ वैल्यूज भी मिल गई, आपको जो है 3 फॉर्मूले लगे हुए मिल गए, और क्या चाहिए। बहुत मुश्किल 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो हमने सबसे फास्ट इजी मेथड समझा, लेकिन बात वही कि मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से शुरू की थी बात, कि पीछे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
तो मैं क्लोज कर रही हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें मुझे। अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 4 है ब्रेक इवन एनालिसिस। जी, ब्रेक इवन क्या होता है? एक मिनट, कौन बताएगा ब्रेक इवन क्या होता है हमारा? हमजा, हमजा, ब्रेक इवन क्या होता है? हमजा अहमद, हमजा साहब। सीट पर नहीं बचा। काशिफ जावेद साहब, ब्रेक इवन क्या होता है? एक्चुअली बता रहे हैं। जी हमजा साहब बता रहे हैं, हाँ लाइक बताइएगा आप मुझे। बता। हमजा चुप हो सर गया। ब्रेक इवन में हम एक्चुअली अपने जितना भी डाटा होता है ये हमारे पास लाइंस होती हैं, उनका हम एक एनालिसिस कर क्राइटेरिया कि उसके क्राइटेरिया किस ट्रेंड के साथ चल रहा है। एक लाइन पे बता देंगे मुझे ब्रेक इवन क्या होता है? प्रॉफिट एंड क्राइटेरिया कॉस्ट आर इक्वल। जी कौन बताया? फारूक शौरशी साहब बताएंगे ब्रेक इवन क्या होता है? जल्दी तेजी से, 15 मिनट रह गए हमारे पास सेशन एंड में। 1 बजे वैसे ही मुश्किल हो जाएगा बैठना। जी, ब्रेक इवन का मतलब क्या है? नो प्रॉफिट, और प्रॉफिट और लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं जहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। नो ठीक है। प्रॉफिट। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत अच्छी है ये। अगर आप को और अच्छे तरीके से बनाना चाहे तो और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, इसमें मैंने 2 केसेस दिए हैं। केस नंबर 1 नहीं समझा रही हूँ, 2 आप खुद ही करेंगे। वो मैं आपका होमवर्क है, हार्ड वर्क समझे या होमवर्क समझे। तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर हमने कुछ दिया है रिकॉर्ड के डेटा हमारा है। असल में गेम है इस चार्ट को बनाने का। ये चार्ट बनाना एक्चुअली गेम है, इसको करना मुश्किल नहीं है। ये मेरा मंथ है, जो भी आप मंथ रहे वो लिख लेंगे। यूनिट स्टार्ट हमने कहा 0 से स्टार्ट दिया, और हम जो इसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो 80 यूनिट्स का कर रहे हैं। इंक्रीमेंट का इससे क्या मुराद है हम आगे देखेंगे। पर यूनिट प्राइस हम कितनी रख रहे हैं? $200 रख रहे हैं। और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी? $50 पर यूनिट कॉस्ट जो है। और वेरिएबल टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4000। ठीक है। अब मैंने ये यूनिट ये टेबल बनाया कैसे, इसको देख लीजिएगा। ये 0 पर 0 है, यहाँ पे इक्वल 0। और हमने ईच टाइम क्या करा है कि इस सेल में ऐड किया है 80 को। फिर नेक्स्ट में 80 आ गया, इसी तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 80 240। ये मेरा जनरेट मैंने किया है अपना, कि मेरे यूनिट्स इतने इतने इंक्रीमेंट कर रही हूँ हर दफा में। सेल्स मेरी जो क्या होगी, सेल्स के लिए क्या करूंगी कि यूनिट्स, अच्छा ये सारे नेम क्रिएट किए हुए मैंने। ठीक है, नेम क्रिएट किए हुए। और ये जो आपको एट द रेट आ रहा है ना करके, ये नेम क्रिएट किया है आपका एक्सेल टेबल है। क्योंकि एक्सेल टेबल जिनको आता होगा वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आता डिटेल में तो उनके लिए है कि एक्सेल टेबल रेट के साथ जो आ रहा है ये क्या है, ये एक्सेल टेबल ने नेम जनरेट किया है। और यूनिट अंडरस्कोर प्राइस जो है ये नेम मैंने जनरेट किया है। ये नाम किसका है? इसका है। यूनिट अंडरस्कोर प्राइस मैंने इस सेल का नाम रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यूनिट, इस यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? यूनिट अंडरस्कोर प्राइस से। ठीक है, ये सारे इसी तरह से निकल गए। इसके बाद जो है यहाँ पर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? $5 थी। $5 मल्टीप्लाई बाय आपके टोटल यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल गया। फिक्स कॉस्ट इक्वल करके मैंने फिक्स कॉस्ट इसको निकाल दी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मेरी 4000 चल रही, 4000 नहीं, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। टोटल कॉस्ट क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हो गई। और इनकम आपने कैसे निकाली है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये आपका टेबल एक बन गया। ये टेबल बन गया। ये टेबल हमने क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि मुझे 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? मेरे यूनिट्स मुझे मालूम करना है कि मेरे ब्रेक इवन पर कितने यूनिट्स हैं और कितनी सेल्स मेरी हो रही है। कितने यूनिट पे प्रोड्यूस करूं और कितनी में सेल्स करूं तो मेरा ब्रेक इवन आएगा कि जिसमें मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और अगर मैं यूनिट यहाँ से चेंज करूं तो मुझे यहाँ पर वो ग्राफ चेंज करके बताए। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि मैं अगर 80 यूनिट्स बनाती हूँ तो मेरा लॉस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मुझे इनकम हो रही है $11,600 की।
तो यहाँ पर अगर मैं यूनिट चेंज करती हूँ, उसको मैं 50 कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ 11,000 से मेरी इतनी हो गई है। अगर मैं यहाँ इसको 30 करती हूँ तो ये इतनी हो गई है। अगर मैं इसकी 20 यूनिट बनाती हूँ तो मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन पीछे चला। तो इसी तरह से मैं इसमें प्राइस में भी चेंज करके देख सकती हूँ। मेरी एनालिसिस अच्छी हो रहेगी ना, फॉरकास्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं 200 प्राइस पर यूनिट रखने बजाय 100 रख रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे मेरे वाले प्राइस कम करूंगी तो मेरा प्रॉफिट और कम हो जाएगा ना। तो इसी तरह 300 कर दूं तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया। तो ये चेंजेस कर करके हम चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या यानी ब्रेक इवन कहाँ पर जाएगा। बहुत खूबसूरत एनालिसिस है ब्रेक इवन एनालिसिस, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ये। इसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है, और उसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई किया राउंड का। इस राउंड के फंक्शन को मैं पहले हटा देती हूँ और कॉपी करके और अप्लाई कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरा मकसद है कि आपको चीज क्लियर हो जाए अच्छी तरह। ये मैं राउंड का फंक्शन हटा रही हूँ। राउंड का फंक्शन क्या करता है, आपके डेसिमल्स की वैल्यूज को राउंड कर देता है, ठीक है। गलती कहाँ हो रही है, क्या आ रही थी 53.333, ये 33 हटाना था मुझे, सिर्फ राउंड फिगर 53 लेनी थी। तो मैंने इस फिगर को उसमें क्या कर दिया था, राउंड का इस फंक्शन में, इस फॉर्मूले में मैंने फंक्शन राउंड अप्लाई कर दिया था। मुझे निकालना है ब्रेक इवन एक्स, यानी ब्रेक इवन के ऊपर मेरी एक्स, यानी एक्स का मतलब है यूनिट्स, मेरे कितने यूनिट्स मुझे चाहिए जो कि मैं बनाऊं या बेचूं, तो उसके ऊपर जो है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आए। तो हम वो कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मेरी जो कम से कम जो यूनिट जो मेरे सेल हो रहे हैं, ठीक है, माइनस वेरिएबल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा फॉर्मूला है इसको निकालने का, ब्रेक इवन पे अपने यूनिट्स को निकालने का। मैंने वही फंक्शन यहाँ, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, इसके अंदर राउंड करने के लिए फंक्शन राउंड का अप्लाई कर दिया। अब मुझे ब्रेक सेल्स निकालनी है, तो सेल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ब्रेक इवन पर जो मेरे यूनिट्स आए हैं, जो यूनिट्स आए उनको मल्टीप्लाई सिंपली कर दूंगी पर यूनिट प्राइस से। पर यूनिट प्राइस पर अगर मैं यहाँ 300 रखी होगी तो उतनी वो सेल्स निकाल देगा, अगर यहाँ 200 रखूंगी तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर देगी। मैं यहाँ पर लेवल बना रही हूँ। एक लेवल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इक्वल साइन, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा ब्रेक इवन यूनिट अप्रॉक्स इक्वल साइन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपको क्लियर हो जाए। बाद लोग मोबाइल पे भी देख रहे हैं। मैंने इसको क्लिक करा, इक्वल साइन, इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा मेरे सामने, BEU ब्रेक इवन यूनिट अप्रॉक्स इक्वल कितने के हो जाए, कितने के हो जाए, जो कि किस में लिखा हुआ है, B3 में। एम्परसेंड साइन यूज होता है कॉन्केटिनेट करने के लिए, ठीक है। मैं देखिए इसको तो करनी कॉपी, तो आसान सी बात है, इक्वल साइन इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज लिखूंगी वो टेक्स्ट प्रिंट होकर आएगी। मैंने कहा इक्वल साइन, ये मैंने लिखा, और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, स्पेस देके एम्परसेंड का साइन लगा रही हूँ। एम्परसेंड का साइन वहां यूज होता है जहां मुझे दो चीजों को कंबाइन करना होता है। ये एज अ टेक्स्ट आ जाएगा और इसके साथ ये इसकी वैल्यू को उठा लेगा और इंटरप्रेस करेंगे तो ये मेरे साथ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैंने ना इक्वेशन ड्राइव करके भी बताई है कि जीरो का मतलब है आपकी जीरो सेल हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं कि जीरो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया, यूनिट्स निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये टेबल से मैंने अपना क्या निकाला है, अपना ब्रेक इवन यानी एक्स की वैल्यू निकाली है और वाई की वैल्यू सेल्स निकाली है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रही हूँ। इस ग्राफ को समझिएगा, असल गेम है इसके ग्राफ पर। बाकी ये चीजें तो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से खुद ही बना सकते हैं और आप बनाना जानते भी अच्छे कि एक्सेल पे कैसे बना। मैं यहाँ से दो कॉलम सेलेक्ट करी, यूनिट और सेल्स का। मुझे सिर्फ अभी अपने ग्राफ में यूनिट्स चाहिए, सेल्स चाहिए। कंट्रोल का बटन दबा के मैंने एक और कॉलम लिया है, वो है फिक्स कॉस्ट। रखे ना रखे इतना फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये चार मैंने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहूंगी चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर। इंसर्ट पर आकर मैं आपको बताया था कि आप लोगों ने लाइन पे नहीं आना, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगी कि क्यों नहीं आना होता। आप स्कैटर पर आ जाए, ठीक है। आपने स्कैटर ले लिया, स्कैटर बना दिया आपने।
जब आप स्कैटर बनाते हैं ना तो ये आपको खुद ही डिफाइन करता है एक्स यूनिट। देखिए मैं आपको करके भी दिखा दूँ, मैं इसके टाइप चेंज करके इसको मैं कर देती हूँ लाइन। ठीक है, लाइन बनाती हूँ। अब देखिए इसने लाइन ने क्या किया, लाइन ने क्या किया कि इसका जो है ना वो जो यूनिट्स है वो इसके हिसाब से रखता है। ठीक है, जो यहाँ यूनिट्स रिप्रेजेंट होगा वो यहाँ करेगा, तो इसके ऊपर ब्रेक इवन हो नहीं पाता। इसमें मैं चेंज करूंगी तो वो चेंज होगा नहीं। बहरहाल मैं इसको कंट्रोल Z कर दिया है और दोबारा मैं इसको स्कैटर में ले आई हूँ। स्कैटर में जाकर मैं इसका ब्लैक रख रही हूँ बैकग्राउंड, ताकि इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर एक और काम करना है, वो ये करना है कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट डालना है। जैसे ये डॉट आ रहा है ना येलो कलर का, ये क्या है जो असल जो समझते हैं, यहाँ तक तो नॉर्मली सभी को आता होता है। मैंने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगी डेटा सिलेक्ट डेटा। ठीक है, सिलेक्ट डेटा में आऊंगी तो यहाँ इसकी डेटा सीरीज को जो दिखा डेटा सोर्स डेटा है वो दिखा दूंगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऐड, मैंने किया इसको ऐड पे क्लिक करा। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये कहता है कि आप सीरियल का नंबर रखें, नेम रखें, क्या है, मैंने क्लिक किया ब्रेक इवेंट पॉइंट। ब्रेक पॉइंट एक्स पे क्या चल रहा है मेरे यूनिट्स, मैंने यूनिट्स वाला सेल को सिलेक्ट कर लिया, 53 मेरे यूनिट्स आ रहे हैं यहाँ पर। और वाई पे क्या आ रहा है, मेरा सेल्स है, तो सेल्स को मैंने ले लिया। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है, और इसको भी मैं कर दूंगी ओके। ठीक है, आया कुछ नहीं नजर, मैं डॉट लग कर चेक करती हूँ, ऐड नहीं, ये रहा, ये पॉइंट आ रहा है, मुझे भी विजिबल नहीं है। देखिए मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ, लिखा हुआ आ रहा है ना सीरीज, आपका ब्रेक इवेंट पॉइंट जो मैंने बनाया था 53 का वो आ रहा है, वो अभी आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, आपने क्या करा, इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके आप आए फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज में ये थोड़ा सा अंदर जाके काम होगा। आपने यहाँ सीरीज ऑप्शंस आते हैं, सीरीज ऑप्शन में एक एरो आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट क्लिक करा तो देखिए अगर ये नहीं है इस पे, चूंकि मैंने यहाँ डॉट लगाया हुआ है ना, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, मुझे नहीं पता चल रहा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे लाइन किसी भी लाइन पे क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करके आऊंगी फॉर्मेट डेटा सीरीज पे, और यहाँ से जो है ना मैं क्या कर दूंगी, अपना सीरीज ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने बनाया था इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं आऊंगी इसकी फॉर्मेटिंग में और यहाँ मार्कर पे क्लिक करूंगी, और यहाँ मार्कर ऑप्शन जो है इस पर आकर मैं बिल्ट इन ऑप्शन में इसके जो किस तरह की भी डिजाइनिंग चाह रही हूँ कर लूंगी। इसका साइज भी थोड़ा सा यहाँ से मैंने बढ़ा दिया और इसको मैंने सॉलिड करके इसकी कलरिंग जो है वो व्हाइट रखनी तो आगे प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें चेंजेस करके देखती हूँ क्या मेरा ब्रेक इवन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसको 200 कर दूं, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। यूनिट प्राइस को मैं बढ़ा रही हूँ, चेंजेस हिसाब से हमारे को कर रहा है। ठीक है, कहाँ चलेगी, मैंने प्राइस बहुत बढ़ा दी। तो आपका जो है ब्रेक इवन की जो एनालिसिस है इसमें बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक इवन एनालिसिस होती है। और कास्टिंग में इस तरह की चार्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैं आपको बता रही हूँ, इस चार्ट के अंदर इस ब्रेक इवन पॉइंट को डालना है। सेम काम हमने इसी तरह से इस दूसरी शीट पे किया हुआ है, इसमें बस थोड़ा सा हमने एक और एडिशन किया है। एडिशन क्या किया है, बल्कि आप लोग करेंगे ऐसा कि आप इसके जो एग्जाम्पल 2 है वो खुद करेंगे फाइल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको आप खुद करेंगे। सेम उसी तरह से हमने काम किया, इसके आप समझिएगा कि फिक्स कॉस्ट के लिए हमने क्या कैलकुलेशन की, वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या की है, और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, लोगों का कमीशन दे रहे, दूसरे एक्सपेंस हो रहे वो मैंने एंटर किए हुए। ये चीज है सिर्फ, ये आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे बनती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगी। और इसका जो है आप ग्राफ खुद से दोबारा बनाएंगे। ठीक है, इसका भी मैंने ब्रेक इवन निकाला, इसका ग्राफ आप दोबारा से खुद बनाएंगे। ठीक है, ये समझ लें कि आपके लिए होमवर्क या असाइनमेंट है कि आप इसको नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करेंगे। 1 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स जो है अपना टाइम पे कंप्लीशन को पहुंच रहा है।
इसको मैं क्लोज कर दूं? नहीं, इसमें एक छोटी सी चीज बताइएगा। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। नीचे आपने ब्रेक इवन बनाया है जो टेबल में, वो वाली जरा दोबारा थोड़ा सा, ये जो नीचे वैल्यूज निकली चार्ट में नहीं बल्कि जहाँ रो 18 रो 19 में वैल्यूज आ रही है नीचे आपकी। 19 में टेबल में ये आइए ना चार्ट को। हाँ, ये जहाँ आपका कर्सर इस वक्त है, ये जरा दोबारा बताइए, ये वैल्यू कैसे पकड़ते हैं? तो ये ब्रेक देखिए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है। ये फॉर्मूला है मेरा अपना यूनिट निकालने के लिए मैंने लगाया है कि टोटल यूनिट निकालने हैं मुझे। ये फॉर्मूला क्या ट्राई हुआ, ठीक है, कि फिक्स कॉस्ट बराबर होती है यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये था मेरा कर्सर है, ये फॉर्मूला है। तो मुझे निकालना है यूनिट्स, तो मैंने यूनिट्स को यही रखा, वेरिएबल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ का डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला निकल गया यूनिट्स का। तो मैंने यही काम किया है कि अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया हुआ है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ओके जितने हमारे- ओके ओके। अब यहाँ जो है हमने, अब इसके जो यूनिट जो हमारे पास निकले हैं ना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, अपने यूनिट प्राइस P3 ये मेरे यूनिट्स हैं, और B3 B19 इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी ना, मल्टीप्लाई कर दिया होगा ना, यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई। 19 और D3, हाँ सही है ना। D3 मेरी पर यूनिट कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है, पर यूनिट सॉरी प्राइस, पर यूनिट प्राइस जो वो 300 है। मेरे जो ब्रेक इवन के जो यूनिट्स निकले वो 53 निकले, तो 53 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस। ठीक हो देखिए गया। फॉर्मूला तो देखिए, अभी देखते रहिएगा, असल जो कहानी है ना इसकी, फॉर्मूला तो अब इसको मजीद और गूगल कीजिएगा, उसको देखिएगा कि कैसे ड्राइव हुआ है, किस तरह हुआ है। असल जो चीज है ना समझने की, वो कि मैंने ब्रेक इसको ऐड कैसे किया है, ब्रेक इवन का जो लेवल है वो कैसे बनाया है, ये ग्राफ कैसे बनाया है, इसके अंदर ब्रेक इवन को मैं कैसे पॉइंट पे लेकर आई। वो बाकी समझ ये जो कहानी है ना, ये कहानी आपकी अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से वेरी कर सकती है। फॉर्मूले तो आपके सेम रहेंगे कि आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालना है, फिक्स ये इनकम नेट इनकम ऐसी निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो सारी तो चीजें आप देख सकते हैं, यानी गूगल से भी देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, वैसे मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आप इससे भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट लूंगी मजीद और आप लोगों का, सर क्लियर है ये क्लियर हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है गोल सीख। गोल सीख के लिए हम ब्रेक इवन को यूज करते हैं। गोल सीख जो हमारे नेक्स्ट क्लास का भी ऑप्शन जो है टॉपिक रहेगा। गोल सीख अगर आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, 1 मिनट का टॉपिक है सिर्फ, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, तो रिवर्स कैलकुलेशन के लिए हम गोल सीख को यूज करते हैं। मैंने कहा ये सारा जो मेरी है कॉस्ट है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट टैक्स आपकी क्या है, आपको टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है वो ये हो रहा है, टोटल कॉस्ट आपकी ये आ रही है। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका माइनस में आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि मेरी कितना रेवेन्यू में जनरेट करूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इतना है, या आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 0 आ रहा है। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट पे कर्सर रखा या क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आई हूँ डेटा पे, डेटा में आती हूँ व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीख। गोल सीख पे मैंने क्लिक करा, कह रहा सेट सेल, किस सेल को आपने सेट करना है, मैंने यही कर्सर रखा हुआ, तो सेल 10 को मैंने करना है सेट। कितने पे सेट करना है, 0 पे, क्योंकि मैं तो ब्रेक इवन मालूम करना है मुझे। मैं चेंजिंग सेल्स, 2 सेल ही चेंज हो सकते हैं, या फिर टोटल एक्सपेंस चेंज करूं या रेवेन्यू चेंज करूं। तो एक्चुअली चेंज क्या होगा, टोटल कॉस्ट ही चेंज होगी। टोटल कॉस्ट को मैं चेंज कर दूं, और मैंने किया उसको ओके, है ना, वैल्यू वैल्यू तो इसमें, अच्छा सॉरी मैं यहाँ फिक्स कॉस्ट चेंज कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट को चेंज कर दूंगा। असल में ये फॉर्मूले को नहीं लेता, ये फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट में एडिशन का सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ वैल्यू था। इसको मैंने ओके किया, तो देखिए फिक्स कॉस्ट जो है मेरी वो चेंज हो गई, 1200 हो गई, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ जो है ना ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, सम हुआ है, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे किसी एक सेल को चेंज करना होगा। तो हम गोल सीख को जो है यूज कर सकते हैं, और अगर हमें मल्टीपल चीजों को चेंज करना है तो उसके लिए सॉल्वर यूज होता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है। तो
गोल सीक बहुत आसान सी चीज है, और ब्रेक इवन के लिए हम डू यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल को या एक जो है फील्ड को चेंज करते हुए हम इसको 0 कर सकते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। तो अभी मुझे कोई फीडबैक वर्बली देना चाहेगा कि ओवरऑल कोर्स कैसा रहा। और थोड़ी सी मैंने स्पीड शुरू में ज्यादा रखी थी, लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे चीजें स्टेप बाय समझाने की थी वहां मैंने स्पीड स्लो कर दी। जी ये अच्छा, पांच साहब कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आया कि गोल सीक के नतीजे में फिक्स कॉस्ट कैसे हमने चेंज कर दी। फिक्स कॉस्ट तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। मैंने एग्जाम्पल में हाँ चेंज, हाँ आपकी बात सही है, हम इसको चेंज कर सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। मसला ये कि ये कम थे दो फिगर्स ना, 2 और 3 कम थे, तब भी वो नेगेटिव में ही रहा। अच्छा मैं ऐसा कर कॉपी करती हूँ, कॉपी किया मैंने, राइट क्लिक करके इसको मैंने कर दिया पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको करना है मुझे चेंज, मैं दोबारा आई हूँ और मैंने गोसिक पर आई हूँ। लॉजिकली गलत है, आपकी बात सही है, लॉजिकली गलत है। अब मैंने कहा इसको टोटल कॉस्ट को चेंज कर, और इसको सेट कर दे 0 पे और इसको चेंज कर दे टोटल कॉस्ट को। इसको मैंने किया ओके, अब चेंज हो गया। हाँ, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक। सिर्फ वैल्यू उठाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेवल पे मिलेंगे। और कोई वर्बल फीडबैक देना चाहे 1 मिनट देके। खान साहब जी कुछ कहना चाहेंगे आप सेशन के हवाले से, या किसी का कोई क्वेश्चन है? थोड़ा मुश्किल लगा लेकिन मजा आया, बहरहाल मुझे अच्छा लगा। मुश्किल नहीं, फॉरकास्टिंग देखें ये इसमें थोड़ा ना आपको एक्सेल आना जरूरी है, थोड़ा बहुत एक्सेल आना जरूरी है। एक बात, दूसरी बात ये कि मैंने पावर क्यूरी एडिशनल टॉपिक रखा था। वो क्यों रखा था कि एक तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है वो टोटल पावर क्यूरी पावर पिवट वगैरह से रिलेटेड है, और मुझे ये आपको बताना था कि हमें फ्यूचर में आपका ये जो नीचे बल्कि खत्म ही हो चुका है, ये जो नॉर्मल एक्सेल है ऑब्सलीट होता जा रहा है। हम लोग पाकिस्तानी सॉरी टू से कि बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे टेक्नोलॉजी में। तो हम अब अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग करवा रही हूँ ऑनलाइन, तो मुझे पता है कि यूरोपियन साइड कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो हम लोग ये समझ लें कि अभी हम समझ लें 10% ऑफ टेक्नोलॉजी की भी नहीं है, नहीं रहे ना। तो बहरहाल ये कि पावर क्यूरी थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी चीजें आसान थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आज ही, अभी देखिए 1:05 हो रहे हैं, तकरीबन रात को 10 बजे के बाद 1 घंटा सिर्फ दे दें आपको जो आज पढ़ाया है। मैं गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह 80 to 90% चीजें आपको एब्जॉर्ब हो जाएंगी। 10% भी अगर आपकी रहती है तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप इसको दोबारा से देखिएगा, सुनिएगा। सज्जाद साहब से पूछ लीजिएगा, अगर ये आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं भी अवेलेबल है तो अपना नंबर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप कॉन्टेक्ट करके मालूमात लेना चाहे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू जो है जूम में मैं 10-15 मिनट देके आपको इंशाल्लाह रिव्यू करवा दूंगी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो जिंदगी की तो 9 तारीख को फिर मिलेंगे। सज्जाद साहब प्लीज कुछ कहना। जी अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। जो Thank भी you very much. रिकॉर्डिंग Thank you so much. जो मटेरियल होगा वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो एक मैंने आप ग्रुप में शेयर किया है ब्रोशर, मैम की ही ट्रेनिंग है नेक्स्ट पावर बीआई की ना, MS एक्सेल एंड पावर बीआई। तो उसमें 4 सेशंस होंगे, पूरी कंप्लीट वो पैकेज है। तो आपने देख लिया कि मैम किस तरह पढ़ा रही हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो काइंडली वो उसको जो है आप जो है नॉमिनेशन अपनी भेज दें या अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दें अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाह रहा हो। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट ट्रेनिंग इंशाल्लाह 9 जुलाई को वो होगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Inshallah, sir. Take थैंक care. यू Allah शुक्रिया। Hafiz. थैंक यू। 9th को है 10th को है अगली? सॉरी, अगली अगली क्लास 9th को है 10th को है? 9 जुलाई को सेशन 2 जो इसका होगा। ओके। जी शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। थैंक यू सर।